नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल JL अकाउंट्स क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और TRA एग्ज़ाम के लिए अकाउंटेंसी के जो चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको बैंक समाधान विवरण भी कहते हैं। तो इसके जो MCQs बन सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके बारे में। तो अपना जो फर्स्ट MCQ है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। मतलब जो बैंक समाधान विवरण जो होता है, जिसको BRS भी अपन कहते हैं, वो क्यों तैयार करते हैं, क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न क्या है, बनाने का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, टू कंपेयर द केस बुक विद पासबुक एंड असरटेन द डिफरेंसेज। मतलब रोकड़ बही की पासबुक से तुलना करना और अंतर ज्ञात करना। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने चेक दिया जमा कराने के लिए, भेजा जाए बैंक में, लेकिन वो जमा नहीं हो पाया, जबकि अपन ने केस बुक में एंट्री कर ली, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाई, उसका अमाउंट नहीं शो हो पाया। तो यहाँ डिफरेंस आ गया। या अपन ने किसी को चेक दिया, किसी पेमेंट करना है किसी को, तो अपन ने चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो अपन ने यहाँ तो पेमेंट में शो कर लिया, केस बुक में तो अपन ने उसकी एंट्री कर ली, लेकिन अगले बंदे ने वो बैंक में जमा नहीं करवाया, मतलब वो बैंक में लगाया नहीं पेमेंट के लिए चेक। तो ये डिफरेंस आ जाता है। या कई बार क्या होता है, बैंक डायरेक्टली कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर लेता है या इंटरेस्ट दे देता है अपने अकाउंट में। तो ये डिफरेंसेस रहते हैं अपने जो कैश बुक होती है रोकड़ बही में, और जो बैंक बैलेंस होता है, जो पासबुक होती है, उन दोनों के बैलेंस में जो होता है डिफरेंस रहता है। तो ये डिफरेंस को पता करने के लिए बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है कि ये डिफरेंस जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो यहाँ हो गया रोकड़ बही की पासबुक से तुलना करना, मतलब अपन दोनों को कंपेयर करते हैं, रोकड़ बही को और पासबुक को, और जो उनके बीच में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो पता करते हैं किस वजह से है। तो इसलिए बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शोज ₹3,000 डेबिट and there are deposits of ₹800 not yet credited and unpresented checks totaling ₹500. The balance in the cash book should be, मतलब अगर बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस 3,000 रुपये डेबिट है और जमा राशि ₹800 अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया, और कुल ₹500 के चेक प्रस्तुत नहीं किए गए, कैश बुक में बैलेंस होना चाहिए। मतलब अपने को बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पता है, मतलब अपने को पासबुक के हिसाब से बैलेंस पता है, 3,000 रुपये डेबिट है। तो अपन को पता है कि जो बैंक बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होना चाहिए। बैंक के हिसाब से पासबुक में जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट में है तो मतलब अपना पॉजिटिव बैलेंस है, और डेबिट में है तो नेगेटिव यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो अपने जो क्वेश्चन में आया है वो अपने ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब 3,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। अब बात करते हैं अपन 800 रुपये की अपन ने चेक को डिपॉजिट के लिए भेजे थे, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हुए, मतलब बैंक में नहीं लगे, वो जमा नहीं हो पाए। और 500 रुपये के चेक थे जो अपन ने किसी को दे रखे थे, उसने वो चेक पेमेंट किया था किसी को 500 रुपये के चेक का, तो वो उसने भी प्रस्तुत नहीं किए, मतलब भुगतान के लिए नहीं लगाए। तो यहाँ क्या हुआ, अपन बात करते हैं केस बुक के हिसाब से। तो केस बुक में अपना बैलेंस क्या बोल रहा होगा, 3,000 रुपये जो था वो तो नेगेटिव चल रहा था। तो जो केस बुक का में नेगेटिव बैलेंस कब होता है, जब बैंक बैलेंस क्रेडिट में हो, मतलब बैंक साइड क्रेडिट में होगी। तो 3,000 रुपये से क्रेडिट में था। तो यहाँ अपने को पता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 3,000 रुपये डेबिट है, अपने नेगेटिव बैलेंस है। जबकि अपन ने कैश बुक में क्या कर रखा होगा, जो 800 रुपये जमा कराने के लिए चेक दिए होंगे वो जमा नहीं हुए, और 500 रुपये का चेक पेमेंट के लिए दिए थे वो भी प्रस्तुत नहीं हुए, तो उनका पेमेंट नहीं हुआ, मतलब अपने बैंक बैलेंस में से डेबिट नहीं हुए हैं, वो कम नहीं हुए। और 800 रुपये जो है वो जमा नहीं हुए, तो वो क्रेडिट नहीं हुए। तो एक तरीके से देखा जाए तो मोटा मोटी अपने 300 रुपये जो डिफरेंस है वो अपन ने कैश बुक में बढ़ा रखा होगा, मतलब अपन ने कैश बुक में बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअली यहाँ नहीं बढ़े हैं वो। तो अपन को क्या करना है, अब ये 300 रुपये कम कर देने हैं। कम क्यों कर देने हैं, क्योंकि अपन ने वहाँ पर बढ़ाए होंगे उनको बैलेंस अपन ने जिस हिसाब से। तो एक्चुअली देखा जाए तो 300 रुपये आपको कम कर दोगे तो जो बैलेंस आएगा वो कैश बुक के हिसाब से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अपन ने 800 रुपये को तो डेबिट में दिखा दिया होगा बैंक के, और 500 रुपये को अपन ने क्रेडिट में कर दिया होगा। तो 300 रुपये से अपन ने डेबिट बढ़ा दिया था वहाँ पर कि 300 रुपये से ज़्यादा बैलेंस बढ़ गया है अपना, मतलब तो वो 300 रुपये आपको कम कर देने हैं। तो अपना जो कैश बुक का बैलेंस है वो आ जाएगा। तो अब कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस क्या बोल रहा होगा, 3,000 रुपये तो वो क्रेडिट थे, उसमें से 300 रुपये अपन ने मतलब ये मानते हुए कि वो बैंक में जमा हो गए तो वो अपन ने कम कर रखे हैं, तो वो 2,700 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, 2,700 क्रेडिट। फिर क्वेश्चन थर्ड है, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, मतलब प्रतिकूल बैंक शेष का अर्थ है, मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल जिसको कहते हैं वो बैलेंस क्या कहलाएगा, क्या उसको कहेंगे एडवर्स बैंक बैलेंस। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा,
डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, मतलब पासबुक में डेबिट बैलेंस, अगर पासबुक में मतलब बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, नाम शेष आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका नेगेटिव बैलेंस है वो, और ये प्रतिकूल बैंक शेष कहलाता है, जिसको अनफेवरेबल बैंक बैलेंस भी कहते हैं। ये ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन होती है, जबकि अगर ये क्रेडिट होता है तो ये अनुकूल बैंक शेष हो जाता है। फिर क्वेश्चन 4 है, ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, मतलब बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब जो BRS होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, वो कौन बनाता है, कौन उसको तैयार करता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा अकाउंट होल्डर ए बैंक, मतलब जो बैंक होल्डर होगा, बैंक अकाउंट होल्डर होगा, बैंक खाता धारक जो होगा, जिसका अकाउंट है बैंक में, जो ग्राहक होता है बैंक का, वो तैयार करता है, वो ही इनके बीच में डिफरेंस पता करता है और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। यहाँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर बनाता है हमेशा, कभी भी बैंक नहीं बनाता है। फिर क्वेश्चन 5 है, पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, मतलब पासबुक किसकी कॉपी होता है, मतलब किसकी एक तरह से छाया प्रति मान सकते हैं कि भाई उसकी की कॉपी पेस्ट होता है वो। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा कस्टमर अकाउंट, मतलब ग्राहक खाता, मतलब बैंक में जो ग्राहकों का खाता होता है, जो ग्राहक का खाता होगा उसकी कॉपी होती है पासबुक, मतलब उसमें जो एंट्रियाँ होती है उसी की एंट्रियाँ उसमें करके देते हैं पासबुक में। फिर क्वेश्चन 6 है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब एक बैंक समाधान विवरण मुख्य रूप से तैयार किया जाता है, मतलब वही अपन ने बात करी थी पहले भी कि बैंक समाधान विवरण तैयार क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं, मेन रीज़न क्या है, इसका क्या उद्देश्य रहता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाई द केस बुक एंड बैंक पासबुक, मतलब रोकड़ बही द्वारा दर्शाए गए बैंक शेष और बैंक पासबुक के अंतर का मिलान करना, मतलब जो बैंक पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है और जो केस बुक के बैंक शेष आ रहा है, बैंक बैलेंस आ रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उनका मिलान करना, डिफरेंसेस का पता करना, ये मेन रीजन रहता है इसको बनाने का। फिर क्वेश्चन 7 है, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाई बैंक इट इज़ कॉल्ड, मतलब जब बैंक द्वारा चेक का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे कहते हैं, मतलब वो चेक अपन ने पेमेंट के लिए भेजा, किसी को पेमेंट के लिए दे रखा है कि चेक दे दिया अपन ने पेमेंट के बदले, और उस पेमेंट वो अगर वो कस्टमर जो है वो जाके उसमें बैंक में लगाता है पेमेंट के लिए चेक को, और उसको चेक का पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो इसको क्या कहेंगे, इस चेक को क्या कहलाएगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा डिसऑनर्ड, मतलब अनादरित हो जाता है वो, मतलब उस चेक का पेमेंट नहीं मिलता उसको किसी भी वजह से। तो फिर क्वेश्चन 8 है, ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, मतलब बैंक समाधान विवरण है, मतलब बैंक समाधान विवरण क्या होता है, अगर छोटे शब्दों में अपन कहें तो ये यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाई ए कस्टमर, मतलब ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण, मतलब जो बैंक का ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, जिसका खाता होता है, उसमें वो जो स्टेटमेंट तैयार करता है उसको बैंक समाधान विवरण कहते हैं। फिर क्वेश्चन 9 है, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग ए चेक इज एंटर्ड इन, मतलब खाता धारक द्वारा चेक जारी करने के माध्यम से किया गया भुगतान दर्ज किया जाता है, मतलब कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर है, जो बैंक खाता धारक है, वो चेक जारी करता है, चेक इश्यू करता है, और तो इसका द्वारा भुगतान होता है, मतलब किसी को भी भुगतान अगर वो चेक के माध्यम से करता है तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, किस हिसाब से उसको दर्ज करेंगे। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों ब और से दोनों तरीके में होगी। क्या, द पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट, मतलब चेक भुगतान के लिए बैंक में पेश करने के समय बैंक पासबुक में, और द केस बुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक, मतलब चेक जारी करने के समय केस बुक में, मतलब जैसे ही पेमेंट के लिए चेक काटेंगे, चेक जारी करके अपन उसको देंगे अपने लेनदार को, वैसे ही तो केस बुक में मतलब नगद बही में अपने एंट्री कर लेंगे, और जैसे ही वो भुगतान करने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए वो लेनदार बैंक में जाके उसको पेमेंट के लिए चेक को लगाएगा, वैसे ही पासबुक में उसकी एंट्री होती है। फिर क्वेश्चन 10 है, ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक इज ₹10,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड ₹2,500, चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश ₹3,500, व्हाट इज द बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब केस बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट ₹10,000 है, चेक जमा किए गए लेकिन जमा नहीं हुए ₹2,500 के हैं, चेक जारी किए गए लेकिन भुनाई नहीं गए ₹3,500 के हैं, पासबुक के अनुसार बैलेंस क्या होएगा, मतलब अपने को जो नगद बही है अपने उसके हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस पता है वो ₹10,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस केस बुक में कब होता है, जब क्रेडिट बैलेंस हो बैंक का, तो बैंक अकाउंट का अपने को जो बैंक कॉलम है उसका क्रेडिट शेष है अपने पास ₹10,000। फिर अपन ने चेक दे रखे हैं
जमा कराने के लिए, लेकिन वो जमा नहीं हो पाए, वो 2500 रुपये के हैं। और चेक जारी किए गए, अपन ने पेमेंट के लिए चेक दिए गए, लेकिन वो बुनाए नहीं गए, मतलब उनको एनकेश नहीं करवाया गया, उनको पेमेंट के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया, वो 3500 रुपये के। तो अपने को पासबुक के अनुसार मतलब बैंक बैलेंस पता करना है कि बैंक के हिसाब से क्या बैलेंस अपना चल रहा है बैंक में। तो अपने यहाँ देखते हैं ओवरड्राफ्ट अपना 10,000 रुपये का है। तो इसमें अपन ने क्या किया होगा, ये जो 2500 रुपये हैं ये जो जमा कराने के लिए भेजे होंगे, ये अपन ने जोड़ रखे होंगे, अपन ने बैलेंस बढ़ा दिया होगा पहले कि ये तो जमा हो गए। और जो पेमेंट के लिए अपन ने चेक दे दिया कि ये पेमेंट के इशू, एक तरह से अपना ये पेमेंट मान लिया कि पेमेंट हो चुका है, तो इसकी भी एंट्री अपन ने कर चुके होंगे। तो 1,000 रुपये से अपन ने क्या दिखा रखा होगा कि अपना पेमेंट ज़्यादा हो रखा है, 1,000 रुपये से अपन ने इसको और क्रेडिट कर रखा है, एक्स्ट्रा क्रेडिट कर रखा है, मतलब अपन ने ज़्यादा इसको नेगेटिव में दिखा रखा है, जबकि एक्चुअली बैंक में ये 1,000 रुपये से कम अपने नेगेटिव होगा, 1,000 रुपये से कम ये अनफेवरेबल होगा। तो 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये कम कर दोगे तो वो बैलेंस अपना बैंक में बोल रहा होगा, 10,000 अपना नेगेटिव बैलेंस है, उसमें से 1,000 रुपये कम कर दो तो 9,000 रुपये अपने ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल रहा होगा बैंक के हिसाब से। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट रुपीज़ 9,000, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो 9,000 रुपये बैंक के हिसाब से है। फिर क्वेश्चन 11 द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स, मतलब रोकड़ बही बैंक कॉलम के डेबिट पक्ष की शेष राशि इंगित करती है। जो अपन ने रोकड़ बही बना रखी है, कैश बुक बना रखी है, उसमें जो बैंक कॉलम होता है उसकी में अगर डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है, डेबिट से जो नाम पक्ष होता है उसमें अगर कोई शेष आ रहा है तो वो राशि क्या बताएगी, क्या कहलाएगा वो। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, बैंक में नकदी, मतलब कैश एट बैंक, मतलब बैंक में अपने पास कितना बैलेंस है, कितना कैश पड़ा है, उसको वो दिखाता है। तो ये पॉजिटिव बैलेंस होता है, एक तरह से अनुकूल बैंक शेष कहलाता है। फिर क्वेश्चन 12 है बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड, मतलब बैंक स्टेटमेंट भी कहा जाता है, मतलब बैंक स्टेटमेंट को और किसको कहते हैं, क्या बैंक स्टेटमेंट के जैसा होता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, पासबुक, मतलब जो पासबुक होती है वो बैंक स्टेटमेंट का ही एक रूप होती है, छोटा रूप जिसको अपन कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन 13 है ए बिजनेस रिसीव्ड इट्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस एज ₹8,500 overdrawn. It is found that there were unpresented checks amounting to ₹2,000 and uncredited deposits amounting to ₹1,500. Overdraft as per cash book is, मतलब एक व्यवसाय अपना बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करता है जो दर्शाता है कि समापन शेष ₹8500 ओवरड्राउन है, मतलब ओवरड्राफ्ट 8500 रुपये अंतिम शेष। पता चला कि प्रस्तुत नहीं किए गए चेक ₹2,000 और जमा नहीं किए गए राशि चेक जो है वो 1,500 रुपये है। तो केस बुक के अनुसार क्या बैलेंस होएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होएगा वो क्या होएगा। तो अपने को जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो दिख रहा है 8500 से वो डेबिट बैलेंस दिख रहा है अपने को स्टेटमेंट में। और ये अपने को पता चल गया कि अपन ने कुछ चेक प्रस्तुत किए, किसी को लेनदार को दिए, लेकिन उसने प्रस्तुत वहाँ पे नहीं किए 2,000 रुपये के चेक, और 1,500 रुपये के अपन ने चेक जमा कराने के लिए भेजे थे, वो जमा नहीं हुए। तो अपने को बैंक कैश बैलेंस पता करना है। तो बैंक के हिसाब से 8500 रुपये अपना डेबिट बोल रहा है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, कैश में अपना क्रेडिट साइड में हो गया नेगेटिव बैलेंस 8500 रुपये। अब अपन ने क्या किया होगा, जब अपन ने चेक भुगतान के लिए दिए होंगे तो अपन ने उसको अपने पेमेंट में शो कर दिया होगा, तो अपने क्रेडिट साइड में दिखा दिए होंगे 2,000 रुपये, तो कितने हो गए 10,500। लेकिन अपन ने साथ ही साथ जब 1,500 रुपये जमा कराने के लिए भी दिया होगा चेक, तो वो अपन ने डेबिट साइड में दिखा दिए होंगे कि ये तो जमा हो गए, तो अपन ने इसको रिसीप्ट में मानते हुए 1,500 रुपये डेबिट साइड में दिखा दिए होंगे। तो अब अपने को इसका टोटल अपन करके इसमें से बैलेंसिंग करेंगे, 8500 प्लस 2,000 10,500 में से 1,500 रुपये कम करेंगे, तो अपना कितना बैलेंस बच जाएगा 9,000 रुपये। यहाँ अपना आंसर आ जाएगा 9,000 रुपये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा, मतलब अपना क्रेडिट साइड में कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस होएगा वो 9,000 रुपये बोल रहा होगा। फिर क्वेश्चन 14 था ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज, मतलब बैंक स्टेटमेंट में जमा की गई नकदी को किस रूप में दिखाया जाता है। मतलब जो बैंक स्टेटमेंट होएगा अपना या बैंक पासबुक होएगी, उसमें अपन कोई भी कैश या नकद जमा कराते हैं बैंक में, तो उसको किस रूप में दिखाते हैं, किस साइड में दिखाते हैं, कौन से पक्ष में अपन उसको दिखाएंगे। ये आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा क्रेडिट, मतलब जमा पक्ष में अपन उसको दिखाते हैं, जब निकालते हैं तब वो डेबिट साइड में आता है, और जो अपन जमा कराते हैं वो क्रेडिट साइड में आता है बैंक में, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से अपन बात करते हैं। तो फिर क्वेश्चन 15 है NSF मार्क इन चेक सेंड बैक बाई द बैंक इंडिकेट्स, मतलब NSF चिन्हित बैंक द्वारा वापस भेज दिया गया दर्शाता है। मतलब कोई बैंक अपने को वापस चेक अपने को लौटा देता है और उस पर NSF लिख देता है, वो ये मार्क कर देता है NSF,
तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये क्या होता है इसका मतलब? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, सॉरी यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, नो सफिशिएंट मनी, मतलब पर्याप्त पैसा नहीं है। मतलब अकाउंट में जब पर्याप्त पैसा नहीं होता है, मान लो 10,000 का चेक दिया लेकिन बैंक बैलेंस जो है वो 9,000 रुपये ही है, तो सफिशिएंट बैलेंस नहीं है जितने का चेक है, तो उस पर NSF मतलब नॉट सफिशिएंट मनी लिख के वापस लौटा दिया जाता है और ये अनादरित हो जाता है एक तरह से, जिसको डिसऑनर भी कहते हैं अपन बैंक चेक को। फिर क्वेश्चन 16 है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट is rupees 22,650, uncleared check is rupees 3,110, unpresented checks rupees 6,290, bank credited interest twice rupees 650, what will be balance of bank column in cash book? मतलब बैंक विवरण के अनुसार शेष रुपये है अपने 22,650, समाशोधित नहीं हुए चेक रुपये 3,110, भुगतान तो प्रस्तुत नहीं की गई चेक है 6,290, बैंक ने ब्याज 2 बार क्रेडिट कर दिए 650 रुपये। केस बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस क्या हो गया? मतलब अपने को बैलेंस पता है अपने बैंक का 22,650। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिख रखा तो आपको पॉजिटिव बैलेंस मानना है कि बैंक में पॉजिटिव बैलेंस चल रहा है, अपने क्रेडिट बैलेंस चल रहा है 22,650 का। अपने जमा कराने के लिए चेक दिए, बैंक में भिजवाए, लेकिन वो जमा नहीं हो पाए, समाशोधित नहीं हो पाए, क्लियर नहीं हो पाए वो चेक, मतलब वो बैंक में अपने जमा नहीं हुए, वो 3,110 रुपये के चेक थे। भुगतान के लिए अपन ने किसी को चेक दे रखे थे, उसने प्रस्तुत नहीं किए भुगतान के लिए, पेमेंट लेने के लिए, वो चेक जो थे वो 6,290 के थे। बैंक ने 2 बार ब्याज अपने क्रेडिट कर दिया, खाते में 2 बार ब्याज दे दिया 650 रुपये का, 2 बार मतलब 1,300 रुपये अपने ब्याज क्रेडिट कर दिया। तो केस बुक के हिसाब से बैंक कॉलम का शेष क्या होना चाहिए, बैलेंस क्या होना चाहिए? तो अब अपन चलते हैं बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से 22,650 रुपये अपने बैलेंस बोल रहा है। अब अपन ने बैंक में अपने केस बुक में क्या किया होगा, 3,110 रुपये जैसे ही अपन ने जमा कराने के लिए दिए होंगे तो अपन ने उसको जोड़ दिया होगा, बैंक बैलेंस अपन ने बढ़ा दिया होगा, 3,110 रुपये को अपने को जोड़ लेना है। और जो भुगतान के लिए अपन ने चेक दिए थे 6,290 रुपये, वो अपन ने माइनस कर दिए होंगे एंड टू एंड की भाई ये अपने को पेमेंट हो गया तो ये कम हो गया बैलेंस, तो ये अपन उसको माइनस कर देंगे। साथ ही अब 2 बार ये क्रेडिट हो चुका है, 2 बार बैंक ने अपने को ब्याज दे दिया अपने, जबकि अपने जो कैश बुक में है उसमें एंट्री नहीं हुई क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि बैंक ने ब्याज दिया है। तो ये 650 1,300 रुपये अपने को कम हो रखे होंगे, वहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो अपने को क्या कर लेना है, 3,110 रुपये को जोड़ देना है और 6,290 रुपये और 1,300 रुपये ब्याज के ये कम कर देने। तो ये अपन कम करेंगे तो अपना जो बैलेंस आ जाएगा वो आंसर जो आएगा ऑप्शन में आ जाएगा 18,170 रुपये डेबिट बैलेंस नाम शेष आ जाएगा अपना। फिर क्वेश्चन 17 है, कैश बुक बैलेंस वाज रुपीज 1790 डेबिट व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट इट वाज इन आइडेंटिफाइड दैट अनप्रेजेंटेड चेक्स वाज रुपीज 1,040 एंड डिपॉजिट नोट क्रेडिटेड वर रुपीज 820। बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट विल बी, मतलब कैश बुक का बैलेंस रुपये था 1,790 डेबिट। जब बैंक स्टेटमेंट के साथ तुलना की अपन ने कंपेयर किया तो यह पहचाना कि भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए चेक 1,040 रुपये के थे और जमा नहीं किए गए चेक 820 रुपये के थे। तो बैंक स्टेटमेंट का शेष होएगा, मतलब अपने को अपना प्रतिकूल शेष है, डेबिट शेष है बैंक बैलेंस केस बुक के हिसाब से 1,790 रुपये, लेकिन जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए चेक वो हैं, मतलब अपन ने पेमेंट के लिए दे दिया लेनदार को चेक, लेकिन उसने बैंक में भुगतान के लिए लगाए नहीं, तो वो 1,040 रुपये के थे और अपन ने जो जमा कराने के लिए चेक दिए थे वो 820 रुपये के थे। तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, बैंक के हिसाब से अपना क्या शेष होएगा पासबुक में, तो वो पता करना। तो 1,790 रुपये अपन ने जो डेबिट दिखा रखे हैं इसमें अपन ने क्या कर रखे होंगे, जो भुगतान के लिए जो चेक दिए थे वो अपन ने माइनस कर दिए होंगे, इसमें कम कर रखे होंगे कि अपन ने ये मान लिया कि ये पेमेंट हो गया तो अपना बैंक बैलेंस कम हो गया, तो ये 1,040 रुपये को तो अपने को इसमें जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अपन ने माइनस कर रखे हैं केस बुक में, लेकिन बैंक में ये अभी तक डेबिट नहीं हुए हैं अपने, तो ये अपना बैलेंस बैंक में बढ़ा हुआ होगा, तो इसको तो जोड़ देना। 820 रुपये का अपन ने चेक ये मान ली कि ये जमा हो गए, अपन ने जैसे ही इसको बैंक में भेजा, लेकिन ये जमा एक्चुअली हुए नहीं, तो बैंक में ये 820 रुपये से कम बोल रहा होगा अपना अमाउंट, तो ये अपने को कम कर देना है। तो ये अपन कम करेंगे तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आएगा 2010 क्रेडिट, 2010 रुपये से ये अपना क्रेडिट बैलेंस चल रहा होगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि अपन ने जो 1,040 रुपये के जो चेक थे वो तो अपन ने जोड़ दिए हैं और 820 रुपये के जो
चेक हैं वो अपन ने इसमें से कम कर दिए हैं कि अपन ने उस हिसाब से जो जारी करते टाइम और जो सोचा था कि उसी हिसाब से अपन ने एंट्री कर ली थी। तो ये अपन 220 रुपये की अपन इसमें जो डिफरेंस है सिर्फ उसी की बात कर लेते हैं, वो अपन इसमें से जोड़ देंगे इसमें, तो अपना जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2010 रुपये क्रेडिट, मतलब जमा पक्ष आ जाएगा। 2018 दैट द चेक विच इज़ इश्यूड टू क्रेडिटर बट इज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज कॉल्ड, मतलब चेक दो लेनदार को जारी किया जाता है लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं कहलाते हैं। मतलब अपन ने को चेक लेनदार अपने से रुपए मांगता था तो अपन ने उसको कैश देने की बजाय, नकद देने की बजाय चेक जारी कर दिया, चेक इश्यू कर दिया। लेकिन उसने चेक लेने के बाद बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया, उसको प्रेजेंट नहीं किया वहाँ ले जाके पेमेंट के लिए, बैंक में नहीं लगाया, जो अपन साधारण भाषा में बोलते हैं। तो उस जो चेक होंगे उनको क्या कहेंगे? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, आउटस्टैंडिंग चेक, मतलब बकाया चेक वो कहलाएंगे अपने। फिर क्वेश्चन 19 है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹15,000 क्रेडिट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड ₹3,000, चेक्स इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड ₹7,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली पेड बाय बैंक ₹750। व्हाट इज बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब कैश बुक के अनुसार अपने को पता है अपना बैलेंस 15,000 रुपये क्रेडिट यानी जमा है, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस हो गया बैंक बैलेंस कैश बुक नगद बही के हिसाब से। चेक जमा किए गए लेकिन जमा नहीं हुए 3,000 रुपये, मतलब जमा कराने के लिए अपन ने चेक भेजे बैंक में 3,000 रुपये के, वो जमा नहीं हो पाए। चेक जारी किए गए लेकिन भुनाए नहीं गए, मतलब चेक अपन ने दे दिए लेनदार को लेकिन उसने भुगतान के लिए लगाए नहीं है, वो 7,500 रुपये हैं। तो बैंक द्वारा सीधे ही बिजली का बिल का भुगतान कर दिया गया, मतलब बैंक ने डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया, अपने को नहीं पता चला 750 रुपये का। तो पासबुक के अनुसार अपने को बैलेंस पता करना है। तो अपन बात करते हैं 15,000 रुपये के क्रेडिट, जो अपना बैलेंस बोल रहा है नेगेटिव बैलेंस, अपन ने जमा जो कराने के लिए भेजे होंगे चेक, वो अपन ने यहाँ जोड़ रखे होंगे, मतलब अपन ने डेबिट साइड में दिखा रखे होंगे। तो इसको अपने को वापस क्रेडिट साइड में ले लेना, मतलब बैंक में ये 3,000 रुपये से बैलेंस कम होगा अपना। तो ये जो अपना नेगेटिव बैलेंस है और बढ़ रखा होगा एक्चुअली, तो वो कितना हो गया? वो हो गया 18,000 रुपये। दूसरी तरफ हम बात करते हैं चेक जारी किए गए लेकिन बुनाए नहीं गए, मतलब अपन ने चेक जो इश्यू किए गए लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो वो अपन ने माइनस कर रखे होंगे इसमें, मतलब अपन ने क्रेडिट में दिखा रखे होंगे लेकिन अपने को इसको पॉजिटिव करना है बैंक में। ये अभी भी अपने बैंक बैलेंस में शो हो रहा होगा, ये नेगेटिव नहीं हुआ, अभी भी माइनस नहीं हुए। तो 7,500 रुपये अपने को इसमें से कम कर देने हैं। ऐसे ही फिर 750 रुपये अपने जो बिजली बिल जो पेमेंट डायरेक्टली बैंक ने कर दिया, वो अपने को इसमें जोड़ देना है। जोड़ क्यों देना है? क्योंकि वो अपन ने यहाँ पर कुछ एंट्री नहीं कर रखी लेकिन बैंक में वो माइनस हो चुके हैं, अपने नेगेटिव में हो चुका है, अपने पेमेंट में वो आ चुका है, वो डेबिट हो चुका है ऑलरेडी। तो वो उतने रुपए से वो राशि अपने और कम हो रखी है। तो यहाँ जो आंसर जो आएगा ये 750 रुपये अपन और इसमें अपन ऐड कर देंगे। ये नेगेटिव बैलेंस है, अपन इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि नेगेटिव है और 750 रुपये से और नेगेटिव हो चुका है। तो ये अपना आंसर जो आएगा ये आंसर ऑप्शन ब आएगा 11,250 ओवरड्राफ्ट, मतलब 11,250 रुपये से अपना ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है पासबुक के हिसाब से। क्वेश्चन 20 है, कैश बुक्स बैलेंस बैंक बैलेंस, कैश बुक्स बैंक कॉलम shows ₹1,000 as overdrawn. When bank statement is checked, it was identified that one of debtors has deposited ₹400 into account and bank charges of rupees has been debited to the bank to account. Bank passbook balance is, कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है, जो अपना बैंक कॉलम का जो शेष आ रहा है वो 1,000 रुपये अधिक आहरित हो रहा है, ओवरड्रॉन दिख रहा है, मतलब अपने ओवरड्राफ्ट है, मतलब क्रेडिट साइड में बैंक बैलेंस अपने बोल रहा है। बैंक स्टेटमेंट अपन ने चेक किया तो ये पता चला कि एक देनदार था जो डेटर था, उसने डायरेक्टली अपने 400 रुपये जमा करा दिए बैंक में, डायरेक्टली जमा करा दिया, अपने को पता नहीं चला, अपन ने केस बुक में कोई एंट्री नहीं की। और जो अपना अकाउंट था उससे बैंक ने चार्जेज काट लिए, 20 रुपये डिडक्ट कर लिए हैं, इसकी भी कोई एंट्री अपनी केस बुक में नहीं है। तो बैंक बैलेंस पता करना है अपने को पासबुक के हिसाब से। तो 1,000 रुपये अपने क्रेडिट शो हो रहा है बैलेंस। अब अपने को जो 400 रुपये जो जमा हो गए डायरेक्टली, इससे क्या हो गया, अपना बैलेंस बढ़ गया होगा, जो नेगेटिव था वो कम हो गया होगा, अपने क्रेडिट साइड में 400 रुपये बढ़ गए होंगे, जबकि अपने कैश बुक में नहीं था, लेकिन ये अपने बैंक में बढ़ गया। तो ये 400 रुपये से अपने ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस है ये कम हो जाएगा। तो ये 400 रुपये से कम हो जाएगा, तो ये 600 रुपये हो गए, जबकि 20 रुपये उसने बैंक ने चार्जेज काट लिए हैं। तो ये 20 रुपये से अपना बैंक बैलेंस है वो कम हो गया।
कम हो गया, या ये मान लो नेगेटिव बैलेंस हो गया, ओवरड्रॉन जो स्टेटमेंट था, जो अपना बैलेंस था वो बढ़ गया 20 रुपये से, तो 600 प्लस 20 रुपये, 620 रुपये डेबिट अपना ये बैलेंस बोलेगा। ये ओवरड्रॉन जो बैलेंस होएगा, ओवरड्राफ्ट जिसको भी कहेंगे, 620 रुपये वो रहेगा। 2021 है, मोहन्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट शोज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹3800 एंड चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर्स ऑफ ₹3500 इज हिज बैंक बैलेंस डेबिट एज पर कैश बुक इज ₹25,000 बैंक बैलेंस एज पर पासबुक विल भी। मतलब मोहन का बैंक समाधान विवरण दिखाता है कि चेक ₹3800 जमा किए गए लेकिन बैंक द्वारा जमा नहीं किए गए, और चेक जारी किए गए ₹3500 लेकिन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। उनका कैश बुक के अनुसार बैंक बैलेंस ₹25,000 डेबिट है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस होएगा। मतलब कैश बुक के हिसाब से मोहन का जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो ₹25,000 डेबिट है, मतलब अपना प्रतिकूल शेष अनुकूल शेष है। तो ₹25,000 अपने बैंक में बोल रहे हैं कैश बुक के हिसाब से। लेकिन ₹3800 के चेक अपन ने जमा कराने के लिए भेजे थे लेकिन जमा नहीं हो पाए, और ₹3500 के चेक आपूर्तिकर्ताओं को अपन ने लेनदारों को दिए थे लेकिन उनने पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। तो अपने को पासबुक के हिसाब से मतलब बैंक का बैलेंस पता करना है। तो ₹25,000 जो अपना बैलेंस बोल रहा है, इसमें अपन ने क्या कर रखा होगा, अपन ने ₹3800 इसमें बढ़ा रखे होंगे कि ये जमा कराने के लिए दे दिए, तो ये जमा हो गए और अपना बैलेंस बढ़ गया। तो ये ₹3800 कम कर देने हैं, जबकि ₹3500 जो अपन ने लेनदारों को दिए हैं, तो अपन ने मान लिया कि इनका पेमेंट हो गया, तो ये अपन ने माइनस कर रखे होंगे, तो ये अपने को जोड़ देने हैं। तो इस हिसाब से ₹300 अपने को माइनस करने हैं। तो ये 25,000 में से अपन 300 माइनस करेंगे तो ये ₹24,700 ये बैलेंस उसका क्रेडिट साइड का बैलेंस अपने पासबुक के हिसाब से आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 22 हाउ डायरेक्टली कलेक्शंस ऑफ बैंक आर टू बी डेल्ट इन कैश बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। मतलब बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय बैंक में सीधे नकद के संग्रह को कैसे निपटा जाए। मतलब अपन बैंक समाधान विवरण तैयार कर रहे हैं तो बैंक में जो डायरेक्टली कैश डिपॉजिट हो जाता है, डायरेक्टली बैंक में जमा करा देते हैं, तो उसको अपन किस हिसाब से दिखाएंगे कैश बुक में अपन उसकी कैसे एंट्री करेंगे, किस हिसाब से उसको दिखाया जाएगा कि डायरेक्टली किसी ने बैंक में पेमेंट जमा करा दिया, अपने राशि जमा करा दी लेकिन अपने को पता नहीं है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, ऐड, मतलब जोड़ा जाएगा उसको, टू बी एडेड, मतलब उसको अपन ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक में तो अमाउंट बढ़ गई लेकिन अपने को पता नहीं है, तो अपन ने उसको कैश बुक में एंट्री नहीं की है, तो अब उसको एंटर करना पड़ेगा, उसको बढ़ानी पड़ेगी राशि को। फिर क्वेश्चन 23 है लाला रिसीव्स ए चेक for ₹100, records it in cash book and deposits it on the same day. A statement sent by the bank that day doesn't show this amount. How is this shown on the bank reconciliation statement? मतलब लाला ₹100 का चेक प्राप्त करता है, इसे रोकड़ बही में रिकॉर्ड करता है और उसी दिन जमा करता है। बैंक द्वारा भेजा गया विवरण या राशि नहीं दिखाता है, इसे बैंक समाधान विवरण में कैसे दिखाया जाएगा। मतलब लाला को ₹100 का चेक प्राप्त हुआ और उसने उसी दिन कैश बुक में एंट्री कर ली और उसको जमा कराने के लिए बैंक में भेज दिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ये अमाउंट शो नहीं हो रही। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने वो चेक राशि जो थी वो खाते में जमा नहीं करी है, उस चेक को क्लियर नहीं किया उस दिन। मतलब तो ये बैंक समाधान विवरण तैयार करेंगे तो इसको किस हिसाब से डील करेंगे अपन, कैसे उसको दिखाएंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एडेड टू बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। मतलब अनक्रेडिटेड डिपॉजिट के रूप में बैंक बैलेंस में जोड़ा जाएगा। मतलब अपन ये मान लेंगे कि भाई अपन ने कैश बुक में तो राशि बढ़ा ली है, लेकिन अब ये चेक अपन को जमा होना है बैंक में, तो ये जब जमा हो जाएगा तो इसकी वजह से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा अपना, तो बैंक स्टेटमेंट में अपन इस राशि को जोड़ देंगे ₹100 से। क्वेश्चन 24 है अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, मतलब अनफेवरेबल जो बैंक बैलेंस होता है, प्रतिकूल बैंक शेष का अर्थ क्या होता है, क्या कहलाता है बैंक शेष। तो ये अपन ने पहले भी बात करी थी। यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन आएगा क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। मतलब रोकड़ बही में क्रेडिट बैलेंस होगा, जो जमा शेष होएगा उसको प्रतिकूल बैंक शेष कहते हैं। फिर क्वेश्चन 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब निम्नलिखित में से कौन दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मतलब जो अपन दोहरा लेखा प्रणाली बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम जो अपनी है, उसका हिस्सा किसको नहीं मानते हैं, कौन इसका पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा बैंक समाधान विवरण। मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो BRS होता है, ये दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, इसमें कहीं भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, कहीं भी इसको शामिल नहीं कर रखा है। ये तो अलग से किया जाने वाला कार्य है। ये ग्राहक चाहे तो बनाए भी, चाहे तो नहीं भी बनाए, ये कंपलसरी नहीं है।
फिर क्वेश्चन 26 है डेबिट बैलेंस इन पासबुक मीन्स, मतलब पासबुक में डेबिट बैलेंस का अर्थ है, मतलब जो पासबुक होती है अपनी या बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें अगर अपना नाम शेष बोल रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस इन द पासबुक, मतलब पासबुक में ओवरड्राफ्ट या प्रतिकूल शेष, ये इसका मतलब होता है। फिर क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन कैश बुक बैलेंस, मतलब निम्नलिखित में से किसी रोकड़ बही शेष में समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब जो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कौन सी में रोकड़ बही में मतलब कैश बुक में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक द्वारा गलती से जमा किया गया चेक, मतलब कोई बैंक गलती से कोई चेक जमा कर देता है अपने अकाउंट में तो उसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, रोकड़ बही में कोई समायोजन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अपन ने एंट्री कर ही नहीं रखी है, ये गलती से जमा हुआ है तो बैंक वापस इसको अपनी जमा जो किया है उसको वापस नाम कर देगा, वापस से इसको एंट्री को सही कर लेगा। तो इसके लिए अपने को अलग से रोकड़ बही में करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब चेक जारी किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, तो इनको अपने को एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। साथ ही चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, मतलब चेक जमा किए गए लेकिन समाशोधित नहीं हुए, मतलब जमा नहीं हो पाए, तो इनके लिए अपने को एडजस्टमेंट कैश बुक में करने की जरूरत है। फिर क्वेश्चन 28 है व्हेन द बैलेंस इज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट हाउ डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इज डेल्ट, मतलब जब रोकड़ बही के अनुसार शेष प्रारंभ हो तो ग्राहक द्वारा सीधे जमा को कैसे निपटा जाएगा। मतलब अपने पास बैलेंस जो दे रखा है वो कैश बुक का बैलेंस अपने को बैंक कॉलम का दे रखा है, तो अगर कोई कस्टमर है, कोई अपना देनदार है, वो ग्राहक है, उसने डायरेक्टली बैंक में अपने जमा करा दिए राशि तो और अपने को पता नहीं है तो उसको किस हिसाब से करेंगे अपन। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा जोड़ा जाएगा, मतलब उसको अपन जोड़ेंगे ही कि भाई बैंक में अपन ने अमाउंट बढ़ी हुई है तो अपने को रोकड़ बही में भी वो राशि बढ़ा लेनी है। फिर क्वेश्चन 29 है नॉर्मली द कैश बुक शोज बैलेंस एंड पासबुक शोज ए बैलेंस, मतलब सामान्यतः रोकड़ बही कौन सा शेष दर्शाती है और पासबुक जो है वो कौन सा शेष दर्शाती है। नॉर्मली मतलब जब पॉजिटिव बैलेंस होता है ज़्यादातर यही रहता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब सामान्यतः रोकड़ बही जो है वो डेबिट शेष यानी नाम शेष दिखाती है और पासबुक है वो क्रेडिट यानी जमा शेष दिखाती है। फिर क्वेश्चन 30 है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, मतलब किस शेष के साथ बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, कौन से बैलेंस लेके बैंक BRS बनाया जाता है, कौन से शेष के साथ, कौन से बैलेंस के साथ रोकड़ बही का बैलेंस रहेगा या पासबुक का बैलेंस रहेगा, कौन सा बैलेंस रहेगा या कोई और बैलेंस लेके बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो कौन सा होता है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा इधर कैश बुक और पासबुक, मतलब या तो रोकड़ बही का या पासबुक का, मतलब या तो जो कैश बुक का बैलेंस है अपने पास बैंक कॉलम का उससे भी अपन बैंक समाधान विवरण तैयार कर सकते हैं, या अपन पासबुक का या जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसका जो बैलेंस है उससे भी अपन बैंक समाधान विवरण तैयार कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 31 है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, मतलब बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, मतलब कब अपन तैयार करते हैं बैंक समाधान विवरण, कब तैयार कर सकते हैं, इसके लिए क्या टाइम लिमिट होती है, क्या पर्टिकुलर टाइम होता है, क्या रहता है, कब ये तैयार किया जाता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा व्हेन एवर ए बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, मतलब नॉर्मली कभी भी तैयार कर सकते हैं लेकिन इसके लिए अपने को बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट वो अपने स्टेटमेंट फॉर्म में भी हो सकता है या पासबुक का जो प्रिंट निकलवाते हैं अपन स्टेटमेंट का पासबुक वाला प्रिंट भी हो सकता है। तो ये जैसे ही अपने को स्टेटमेंट मिल जाएगा बैंक का उसी हिसाब से अपन उसी टाइम अपन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है या ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि तभी बनाओ, लेकिन स्टेटमेंट प्राप्त होने पर कभी भी बना सकते हैं, चाहे तो रोज़ बनाओ चाहे महीने में बनाओ, ग्राहक पर डिपेंड करता है, वो जब उसको लगता है कि डिफरेंस है तब वो बना सकता है। तो साथ ही यहाँ बैंक समाधान विवरण से संबंधित जो MCQs मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने कवर करवा दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँगा नेक्स्ट चैप्टर के MCQs, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और अपने YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।